हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है असम। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में असम राज्य में 693 करोड़ रुपए की लागत वाले भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र मांस की कीमतों पर सीमा लगाने वाला पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र मांस की कीमतों पर सीमा लगाने वाला पहला राज्य बन गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने N95 और 3 परत वाले मांस के लिए मूल्य सीमा तय की है। घोषित अधिकतम बिक्री मूल्य सीमा महाराष्ट्र की सभी मास्क विनिर्माण कंपनियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं पर लागू की जाएगी। महाराष्ट्र में सभी मास्क विनिर्माण कंपनियां, वितरक एवं खुदरा विक्रेता सरकार द्वारा घोषित मास्क की गुणवत्ता और अधिकतम बिक्री मूल्य प्रदर्शित करेंगे। महाराष्ट्र में सरकारी और निजी अस्पतालों आदि में द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे मास्क की दर घोषित अधिकतम बिक्री मूल्य सीमा से 70% पर होनी चाहिए। निजी अस्पताल खरीद मूल्य के 110% से ऊपर शुल्क नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस देश गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है उमर गुल। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपना आखिरी मैच पाकिस्तान की तरफ से वनडे 2016 में खेला था। उमर गुल ने 2003 में वनडे में पदार्पण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34 की औसत से 163 विकेट लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑकलैंड। ऑकलैंड के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर कोविड-19 के कारण पहले सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं। प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप के ऑकलैंड में चल रहे मुकाबले में उन्होंने टीम के अपने साथी मार्क चैपमैन की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBA ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय को चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय को हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने चेयरमैन नियुक्त किया है। इस भारतीय बैंक संघ IBA की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 22 अगस्त 2021। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनके कार्यकाल
30 नवंबर को ख़त्म होने वाला था। उन्होंने पिछले वर्ष 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। साथ ही वे 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। संत मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित है और पहले और बाद में लॉक ऑन क्षमताओं का प्रक्षेपण करती है। प्रक्षेपण से पहले और बाद में लॉक ऑन क्षमताओं का मतलब है कि मिसाइल वाहक वाहन से प्रक्षेपण से पहले और बाद में लक्ष्य का पालन कर सकती है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। ये हेलिना यानी हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित नाग मिसाइल का चौथी पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। सितंबर 2020 में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन पर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर। सरकार के मुताबिक सिंगापुर अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही अपनी राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश सिंगापुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है नीति आयोग। डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है, जो भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। यह सेंटर CIC AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ब्रिलाइफ का मानव परीक्षण शुरू कर देगा। इजराइल अक्टूबर के अंत तक अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ब्रिलाइफ का मानव परीक्षण शुरू करेगा। इस टीके को इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च IBR द्वारा विकसित किया गया है। इस टीके का व्यापार नाम ब्रिलाइफ, स्वास्थ्य के लिए BRI, इजराइल राज्य के लिए इल और जीवन है। बात करें इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च की, तो इसकी स्थापना 1952 में इजराइल रक्षा बलों को विज्ञान कोर के हिस्से के रूप में की गई थी। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में एक इजरायली अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व बैंक। कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मेल्पस ने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस $25 बिलियन के पैकेज प्रस्ताव को इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जहां श्री मालवीय के नाम पर शैक्षणिक परिसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वियतनाम व्यापार मंच का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारत और वियतनाम का व्यापार तेजी से बढ़ा है और वर्तमान में 2019-20 में ये करीब 12.34 अरब डॉलर है। भारत वियतनाम को मांस, मत्स्य उत्पाद, मक्का, इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स, कपास और मशीनरी का निर्यात करता है। वियतनाम से भारत को निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं में मोबाइल फोन और घटक, मशीनरी, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक रबर, रसायन और कॉफी शामिल हैं। भारत ने कहा कि व्यापार संबंधों की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार को व्यापक बनाना होगा। भारत अब वियतनाम के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने चीन के किस ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप में लगे बैन को हटा दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है टिकटॉक। पाकिस्तान ने चीन के टिकटॉक ऐप पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में लगे बैन को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मद्देनजर तकरीबन 10 दिन पहले टिकटॉक पर बैन लगाया गया था। टिकटॉक को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल के बाद मनाया जाता है और इस साल यह तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 के लिए विषय है दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस समारोह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 में मनाया गया था। साथ ही 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। 21 अक्टूबर को पूरे विश्व में वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तैयार किया है। आयुष्मान सहकार योजना भारत में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करने का एक तरीका है। इस योजना के तहत भावी सहकारी समितियों को भविष्य में 10,000 करोड़ रुपए के बराबर टर्म लोन मिलेगा। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला बाहुल्य सहकारी समितियों को इस योजना के तहत 1% की ब्याज छूट भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 2022 तक देश को ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि देश ने 2022 वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा
आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इसकी घोषणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी.एस. एलियट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भानु कपिल। भारतीय मूल के ब्रिटिश कवि भानु कपिल को उनकी पुस्तक हाउ टू वॉश अ हार्ट के लिए टी.एस. एलियट पुरस्कार के लिए 10 कलाकारों के बीच चुना गया है। हाउ टू वॉश अ हार्ट किताब एक अप्रवासी अतिथि और एक नागरिक होस्ट के बीच के रिश्ते के बारे में है। उन्होंने कविता श्रेणी में विंडहैम कैम्पबेल साहित्य पुरस्कार भी जीता है। बात करें टी.एस. एलियट पुरस्कार की तो इसका उद्घाटन 1993 में काव्य पुस्तक सोसाइटी के 40वें जन्मदिन मनाने और इसके संस्थापक कवि टी.एस. एलियट को सम्मानित करने के लिए किया गया था। यह ब्रिटेन में प्रकाशित छंद के सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जाता है। इसे टी.एस. एलियट फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जाता है। रोजर रॉबिन्सन अपनी पुस्तक अ पोर्ट बेल पैराडाइज के लिए टी.एस. एलियट पुरस्कार 2019 के विजेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सी प्लान परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को अहमदाबाद की साबरमती नदी को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली गुजरात में 5 समुद्री विमान सेवाओं में से पहली शुरू करने का फैसला किया है। इससे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे की जा सकेगी। इसका संचालन स्पाइस जेट कंपनी करेगी और यह 19 सीटों वाला विमान उपलब्ध कराएगा जो 14 यात्री को समायोजित कर सकेगा। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच 4 उड़ानें आएंगी और रवाना होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 20 अक्टूबर। भारत भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला बोला था और यह युद्ध 21 नवंबर 1962 को समाप्त हुआ था। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हमें राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता के महत्व की याद दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार हींग की खेती को शुरू किया गया। हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में शुरू की गई है। वर्तमान में हींग का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है और अफगानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के माध्यम से ईरान से हींग के 6 एक्सेशन पेश किए हैं। हींग एक 12मासी पौधा है और इसकी जड़ें 5 साल के वृक्षारोपण के बाद अलियोगम राल का उत्पादन करती हैं। इसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात करी 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।